हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी फर्स्ट यूनिट का हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी, वो बच गया था, वो हम आज की वीडियो के अंदर इसे डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले के तीनों टॉपिक्स जो फर्स्ट यूनिट के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी वीडियो आप जाकर के चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी फार्मेसी वाला टॉपिक जो है इसे हम डिटेल के अंदर आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब इसके सिलेबस के अंदर हमारे पास में क्या क्या पॉइंट्स हैं। कम्युनिटी फार्मेसी जो है इसके अंदर सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर, मतलब एक तो रिटेल ड्रग स्टोर एंड जो होलसेल ड्रग स्टोर होती है इनका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देन टाइप्स एंड डिज़ाइन हम लोग को डिस्कस करना है। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर, तो ड्रग स्टोर को एस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे पास में लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। देन डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स जो इनके डिस्पेंसिंग किस तरीके से होती है। डिस्पेंसिंग का सिंपली मतलब होता है कि हम ड्रग्स को, जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, हमने दवाइयाँ पेशेंट को दी, उसी को सिंपली डिस्पेंसिंग कहा जाता है। तो डिस्पेंसिंग किस तरीके से करी जाती है। देन लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर, तो रिटेल ड्रग स्टोर एंड होलसेल ड्रग स्टोर, इसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हम लोग को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारे नोट्स बहुत ही पॉइंट्स के अंदर, शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर लिख रखे हैं, डिटेल के अंदर हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट एंड अच्छे से डिटेल के अंदर नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर के उन्हें चेक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से जो है आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या होता है। तो फार्मेसी तो सिंपली एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है कि दवाइयाँ पेशेंट को दी जा रही है। कम्युनिटी फार्मेसी का ये मतलब है कि ये क्या एक प्राइवेटली ओन्ड जगह होती है, मतलब प्राइवेट ये जगह होती है जो कुछ लोगों के द्वारा ओन होती है। ये एक कम्युनिटी के लिए, एक समुदाय के लिए फार्मेसी जो है ये होती है। ठीक है, सिंपली कम्युनिटी फार्मेसी जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड एडवाइसिंग पेशेंट ऑन द सेफ एंड रैशनल ड्रग यूज़। तो सिंपली कम्युनिटी फार्मेसी जो है ये एक ब्रांच होती है फार्मेसी की, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है पेशेंट का ध्यान रखने के लिए, ठीक है, देन ड्रग्स की जो डिस्पेंसिंग हो रही है वो, देन पेशेंट जो है उन्हें एडवाइस करना कि किस तरीके से वो ड्रग्स को सेफली एंड रैशनली यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सिंपली कम्युनिटी फार्मेसी जो है ये पेशेंट का ध्यान रखने का काम करती है। ठीक है, ड्रग्स को डिस्पेंस करती है, देन पेशेंट को एडवाइस करती है कि वो किस तरीके से ड्रग्स को सेफली एंड रैशनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमारी होती है कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, उसके अंदर फार्मेसी है तो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है, गवर्नमेंट जो है वो उन्हें चलाती है। बट कम्युनिटी फार्मेसी जो है प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इन्हें प्राइवेटली ओन होती है। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर सिंपली जो फार्मेसी के अंदर होता है वही होता है कि कोई भी दवाइयाँ जो है उनकी कंपाउंडिंग करी जाती है, ठीक है, एंड उनकी डिस्पेंसिंग करी जाती है, साथ साथ पेशेंट्स जो है उनकी काउंसलिंग भी करी जाती है किस तरीके से उन्हें वो दवाई लेनी है। ठीक है, अब कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट है ना, फार्मासिस्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से वो दवाइयों का ध्यान रखें, ठीक है, किस तरीके से वो हेल्थ का प्रमोशन करें, एंड उनके पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो पेशेंट से एंड साथ साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनसे अच्छे से एंड तरीके से बात करें। ठीक है, उसके बाद में उन्हें क्या करना है कि प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन जो उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। देन उसके बाद में हर एक एक चीज़ को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जो है, ये सब कम्युनिटी फार्मासिस्ट के काम रहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी एक नॉर्मल फार्मेसी ही रहती है, बस ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है कम्युनिटी के लिए दवाइयाँ ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। तो रिटेल ड्रग स्टोर सिंपली हमारे पास में रिटेल क्या होगी, जहाँ पर हम दवाइयों को बेच रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली पेशेंट को दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो वो हमारे पास में हो गई रिटेल ड्रग स्टोर। दूसरी तरफ होलसेल ड्रग स्टोर का क्या मतलब है कि बल्क के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ ले ली एंड वो दवाई हम लोग रिटेलर को बेचते हैं ना, उसे हम लोग कहेंगे होलसेल ड्रग स्टोर। ठीक है, अब क्या है कि मॉडर्न टाइम पे चाहे वो रिटेल ड्रग स्टोर या होलसेल ड्रग स्टोर हो, किसी भी तरह की ड्रग स्टोर है तो उसे सारी की सारी शेड्यूल एन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के अंदर, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब जो रिटेल ड्रग स्टोर अगर स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मिनिमम 150 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, एंड वो 150 किस तरीके से होता है, 15 बाय 10 का वो एरिया होता है, यहाँ से 15 15 एंड यहाँ से 10 10। ठीक है,
10 स्क्वायर फीट एंड 15 स्क्वायर फीट, तो टोटल 150 स्क्वायर फीट एरिया कम से कम चाहिए होता है एक रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए। मतलब रिटेल कौन सी होगी, डायरेक्टली जो पेशेंट को ड्रग्स दी जा रही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर एक होलसेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो चाहिए होता है। मतलब यहाँ पर 20/10, 20/10, ठीक है। इस तरीके से 200 स्क्वायर फीट एरिया कम से कम चाहिए होता है होलसेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ड्रग स्टोर का, वो किस तरह का बिजनेस है एंड उस बिजनेस का साइज़ क्या है, उसके ऊपर सिंपली जो है वो डिपेंड करता है। अब सिंपली हम लोग एक तो रिटेल ड्रग स्टोर जो है उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट या फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा वो देखेंगे, एंड दूसरी तरफ होलसेल ड्रग स्टोर जो है उसका डिज़ाइन जो है वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले रिटेल ड्रग स्टोर का जो है 15/10 का एरिया होता है, मतलब टोटल 150 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। यहाँ पर स्टोरेज चाहिए होता है, यहाँ पर रैक्स लगी होनी चाहिए, यहाँ पर रैक्स लगी होनी चाहिए, यहाँ पर एक फ्रीज़र होना चाहिए, बीच में टेबल चेयर होनी चाहिए, यहाँ पे वेटिंग एरिया होना चाहिए, यहाँ पर डिस्प्ले विंडो होनी चाहिए, यहाँ से जो है ये एंट्रेंस होता है। तो इस तरीके से रिटेल ड्रग स्टोर का लेआउट रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें रिटेल ड्रग स्टोर का जो डिज़ाइन है, लेआउट है या फिर स्ट्रक्चर है, वो ये 15/10 का हमारे पास में एरिया होता है, ठीक है। 15 स्क्वायर फीट इसकी लेंथ होती है एंड 10 स्क्वायर फीट जो है इसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 150 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टोरेज का एरिया रहता है सबसे पीछे, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पर एंट्रेंस रहेगी, एंट्रेंस के साइड में यहाँ पर डिस्प्ले विंडो रहेगी, ठीक है। उसके पीछे यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग एरिया रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ रैक्स लगी रहेंगी, यहाँ पर सारी की सारी रैक्स लगी रहेंगी, यहाँ पर एक फ्रीज़र रहेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ दवाइयों की स्टोरेज कंडीशन हमारे पास क्या रहती है कि उन्हें हम कम टेम्परेचर पे रखें, तो उसके लिए फ्रीज़र रहता है। देन यहाँ पर टेबल हो गई, चेयर हो गई, देन यहाँ पर स्टोरेज का एरिया तो हो गया। तो इस तरीके से जो है रिटेल ड्रग स्टोर का डिज़ाइन हमारे पास रहता है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें होलसेल ड्रग स्टोर जो है उसका डिज़ाइन किस तरीके से रहेगा, तो इसका जो एरिया है वो 20/10 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में क्या हो गया, 200 स्क्वायर फीट का इसका एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रैक्स लगी हुई, यहाँ पर फ्रीज़र है, यहाँ पर भी रैक्स लगी हुई, यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर वेटिंग एरिया, यहाँ पर डिस्प्ले विंडो है, यहाँ पर हमारे पास क्या एंट्रेंस रहेगी। जैसे हम लोग यहाँ पर नोट्स के अंदर देखते हैं होलसेल ड्रग स्टोर का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो इसका 20/10 मतलब टोटल 200 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में एंट्रेंस है, ठीक है। एंट्रेंस के जस्ट साइड में एक डिस्प्ले विंडो लगा होता है, यहाँ पर चेयर रखी है, यहाँ पर वेटिंग एरिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है रैक लगी हुई है, यहाँ पर भी बहुत सारी रैक लगी हुई है, यहाँ पर फ्रीज़र है, कुछ स्टोरेज कंडीशंस होती है कुछ ड्रग्स की उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में होलसेल ड्रग स्टोर एंड रिटेल ड्रग स्टोर जो है उनका डिज़ाइन या फिर उनका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर का, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स एंड डिज़ाइन ऑफ ड्रग स्टोर्स। तो ड्रग स्टोर जो है इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलग अलग डिज़ाइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 टाइप्स के हमारे पास में ड्रग स्टोर्स रहते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर्स। तो ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर्स जो हैं ये ऐसे ड्रग स्टोर्स होते हैं, मतलब इनको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि जब कस्टमर आता है ना तो उसे कंप्लीट सारी की सारी दवाइयाँ जो है वो सामने सामने दिख रही होती है, ठीक है। तो सारी की सारी ड्रग स्टोर जो है वो कस्टमर को दिख रही होती है, तो वो कंप्लीट ड्रग स्टोर जो है वो एक्सपोज होती है कस्टमर से, ठीक है। इसका क्या है, एक प्लीजिंग एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस होता है, एंड ये जो है वर्कर्स के लिए एंड कस्टमर्स के लिए दोनों के लिए ही कन्वीनियंट ड्रग स्टोर रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम सेल की अपॉर्चुनिटी तो रहती है, लेकिन एक तरफ क्या होता है कि चोरी की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट एरिया जो है वो एक्सपोज है कस्टमर के लिए, तो कहीं ना कहीं चोर वगैरह जो है वो कुछ दवाइयों की चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर्स। सेकेंड हमारे पास आते हैं पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर्स। पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर जो है ये, इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट एरिया जो है वो कस्टमर के लिए एक्सपोज नहीं होता। कस्टमर क्या होता है कि जैसे हमारे पास में एक फार्मासिस्ट सामने सामने खड़े हैं, ठीक है। वो फार्मासिस्ट को बताएंगे, उन्हें अपना प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि हमें ये दवाई चाहिए। उसके बाद में जो फार्मासिस्ट हैं वो पेशेंट को दवाई ला करके पकड़ा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक तो फार्मासिस्ट है एंड एक जो पेशेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन जो है एंड अच्छा इंटरेक्शन जो है वो होता है। एंड जो पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर्स होते हैं इनका जो सक्सेस है, मतलब ये कितनी चलेंगी नहीं चलेंगी, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं या फिर ये कहें जो पर्सनल हैं जो उस फार्मेसी उस ड्रग स्टोर के सामने सामने खड़े हैं, उनका नेचर कैसा है। अगर वो फ्रेंडली नेचर के होंगे, वो सबसे तरीके से बात करेंगे, ज़बरदस्ती गुस्सा ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि इसकी सक्सेस जो है वो अच्छी होगी इस तरह की ड्रग स्टोर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर।
तो इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि हमारे पास में जो भी पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट आए, उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पकड़ा दिया फार्मासिस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेटिंग एरिया भी प्रेजेंट होता है जहाँ पर आराम से जो पेशेंट है वो वेट करते हैं जब तक उनका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे, सारी की सारी दवाइयों को लेकर के आएंगे, तब तक आराम से जो पेशेंट है वो वेटिंग एरिया के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हेल्थ रिलेटेड आइटम्स हो गए, ड्रग्स हो गए एंड प्रिस्क्रिप्शन की जो भी एसेसरीज हो गई, वो तो सामने सामने रहती है, बट जो ऑर्थोपेडिक एंड सर्जिकल अप्लायंसेज है वो एक सेपरेट रूम के अंदर रखे होते हैं। कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट्स जो है वो भी एक सुटेबल एरिया के अंदर स्टोर के अंदर रखे होते हैं, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर के अंदर क्या होगा कि पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ला के देगा एंड उसके बाद में जो फार्मासिस्ट है वो उसे प्रोसेस करेंगे एंड इसके अंदर एक वेटिंग एरिया भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फार्मास्यूटिकल सेंटर। फार्मास्यूटिकल सेंटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग तरह की दवाइयाँ रखी होती हैं, मेनली प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ जो होती हैं, जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, वो दवाइयाँ इसके अंदर रखी रहती हैं। साथ साथ ऑर्थोपेडिक एंड सर्जिकल अप्लायंसेज जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये वाली स्टोर जो है वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड होती है, इसका एटमॉस्फेयर जो बहुत ही अच्छा होता है, इसके अंदर खाली जगह जो है वो भी बहुत सारी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। लास्ट आता है सुपर ड्रग स्टोर। सुपर ड्रग स्टोर जो है सुपर मार्केट की तरह होता है, जहाँ पर हमारे पास हम जनरली ग्रोसरीज वगैरह या फिर खाने पीने का सामान जो है वो लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अपना सामान जो अपने कार्ट के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, काउंटर होता है, वहाँ पर जाकर के हम अपना सामान की पर्ची वगैरह कटवा लेते हैं। उस तरीके से जो होता है वो सुपर ड्रग स्टोर हमारे पास में होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में 5000 से लेकर के 10,000 स्क्वायर फीट का पूरा एरिया होता है स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कस्टमर जो है वो सारे के सारे ड्रग्स वगैरह जो हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है, वो खुद जाकर के ड्रग ले सकते हैं कि हमें ये वाली ड्रग चाहिए एंड देन उसके बाद में उसका जो बिल वगैरह है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो सुपर ड्रग स्टोर होता है सेल्फ सर्विस के ऊपर बेस्ड होता है, एक्सेप्ट जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं ना, वो तो प्रिस्क्रिप्शन दे करके एंड कोई पर्टिकुलर फार्मासिस्ट वगैरह वहाँ पर रहते हैं, वही जो है उनको वो ड्रग पकड़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली जो ड्रग स्टोर्स हो गए 5 टाइप्स के हो गए। पहले आ गए ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर्स, जिसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट जो फार्मेसी है वो कस्टमर को दिखाई देती है, ठीक है। एंड उसके बट इसके अंदर यही होता है कि प्रिस्क्रिप्शन देते हैं एंड उसके बाद में दवाइयाँ जो है उन्हें दी जाती है। पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट एरिया जो है वो कस्टमर्स के पास एक्सपोज नहीं होता एंड इसके अंदर भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो और फिर इनको दवाइयाँ जो है वो मिलती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर जो है इसके अंदर मेनली क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड दवाइयाँ जो है वही इसके अंदर रखी जाती हैं एंड वही होता है कि फार्मासिस्ट जो है वो दवाइयाँ पेशेंट को पकड़ाते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर वेटिंग एरिया जो है वो भी होता है, जहाँ पर जब तक ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस हो तो लोग आराम से वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल सेंटर जो है इसके अंदर मेनली प्रिस्क्रिप्शन टाइप जो मेडिसिन होती है वही अच्छे से यहाँ पर रखी होती है, ठीक है। बट ये क्या होती है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड जगह होती है, यहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर क्या होता है खाली जगह जो है वो बहुत सारी होती है। देन सुपर ड्रग स्टोर सुपर मार्केट की तरह होता है, जहाँ पर खुद पेशेंट जाकर के अपनी दवाइयों को ले सकते हैं, उसके बाद में उसकी बिल जो है वो कटवा सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पर भी फार्मासिस्ट से ही लेनी होगी। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन दिखाए कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर जो है उसे एस्टेब्लिश करने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, ड्रग स्टोर जो है उसका मेंटेनेंस किस तरीके से होता है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लीगल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे एक ड्रग स्टोर को बनाने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद में एक ड्रग स्टोर का मेंटेनेंस किस तरीके से करा जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है ड्रग स्टोर की, उसके लिए हमें एक तो लाइसेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइडेड होती है कि इस क्वालिफिकेशन के बाद ही आप एक ड्रग स्टोर को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टोर के कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, स्टाफ जो हैं उन्हें किस तरीके से सेलेक्ट करा जाएगा उसके लिए भी एक अलग से हमारे पास में गाइडलाइंस जो हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें लाइसेंस की, तो जनरल लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, 2 तरह के लाइसेंस की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जनरल लाइसेंस की। तो जनरल लाइसेंस जो है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर जगह है, ठीक है। एंड जो एक क्वालिफाइड इंसान को या तो एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो खुद ही एक क्वालिफाइड इंसान है जो क्या करे कि ड्रग स्टोर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसे सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरल लाइसेंस लेने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, पहला तो है कि लाइसेंस जो है वो सामने सामने एक ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए जो पब्लिक को दिखाई दे कि इनके पास लाइसेंस है, ठीक है। देन लाइसेंस जो भी ले रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल के प्रोविजंस जो है उन्हें फॉलो करेंगे। देन अगर स्टाफ के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज होगा तो 1 मंथ के अंदर अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा। देन
शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स जो हैं उन्हें प्रिकॉशंस के साथ जिस तरीके से उन्हें स्टोर करना है उसी तरीके से जो उन्हें स्टोर करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओनर को अगर मतलब कोई भी एडिशनल ड्रग्स जो हैं वो बेचनी है या फिर अपने पास होलसेल के अंदर रखनी है तो उसके लिए वो अलग से परमिशन जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में जनरल लाइसेंस के लिए कंडीशंस हो जाती हैं। दूसरा आता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है ये ऐसा लाइसेंस है जो क्या जिन्हें शेड्यूल सी, C1 एंड X वाली जो ड्रग्स हैं वो सेल करनी है या फिर उनका होलसेल करना है, या फिर ऐसी ड्रग्स जो शेड्यूल सी, C1 के अंदर हैं बट शेड्यूल X के अंदर नहीं है, उनके लिए जो है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस लिया जाता है। तो एक तो फॉर्म 20A एंड फॉर्म 21A जो हैं ये दोनों इन लाइसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो है इसके लिए हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस रहेगी। पहला तो यह है कि ड्रग जो है वो अपने ओरिजिनल कंटेनर के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल के सारे प्रोविजंस जो हैं वो फॉलो होने चाहिए। देन ड्रग जो है वो एक ऐसी जगह से परचेज करनी चाहिए जिनके पास में प्रॉपर लाइसेंस है, ठीक है। देन प्रेमाइसिस जो है मतलब जगह जहाँ पर दवाइयों को रखा जाएगा वो जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड ड्रग स्टोरेज के लिए भी अच्छे से जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आ गई रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। नेक्स्ट आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो हमें रिटेल ड्रग स्टोर हो गई या होलसेल ड्रग स्टोर हो गई, किसी भी तरह की हम लोग को ड्रग स्टोर जो है वो बनानी है, एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए कम से कम हमारे पास में क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है D फार्मा की डिग्री तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो D फार्मा हमारे पास में हमने D फार्मा कंप्लीट करी हुई है। उसके बाद में हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद में जो हम लोग होलसेल ड्रग स्टोर या फिर रिटेल ड्रग स्टोर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोर अरेंजमेंट। स्टोर अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी रैक चाहिए दवाइयों को रखने के लिए वो प्रॉपर नंबर ऑफ रैक्स हमारे पास में होनी चाहिए। देन जैसे हमारे पास में कुछ दवाइयाँ होती है जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस हो गए, जिन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमें स्टोर करना होता है, जैसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ दवाइयों को स्टोर करना होता है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर हमारे पास में प्रॉपर होना चाहिए। देन आता है स्टाफ। तो जो स्टाफ है ना उसका सिलेक्शन बहुत ही तरीके से सोच समझ के करना होगा कि उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें प्रॉपरली सेलेक्ट करा जाए, ट्रेन करा जाए एंड उन्हें मेंटेन करा जाए टाइम टू टाइम। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उन्हें रिप्लेस करके उन्हें चीज़ें सिखा करके, तो ये सारी चीज़ जो हमारे पास में स्टाफ के अंदर आती है, ठीक है। तो ड्रग स्टोर के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या गए, एक तो लाइसेंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन स्टोर का अरेंजमेंट जो है सही से होना चाहिए। स्टाफ जितने भी हायर करे गए हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए उस काम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में ड्रग स्टोर को हम लोग मेंटेन किस तरीके से करके रखेंगे, तो मेंटेन करके रखने के लिए हमारे पास में ड्रग स्टोरेज के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि मतलब जो अलग अलग ड्रग हैं वो अलग अलग जगह पर स्टोर करके रखे, जिससे कोई भी एक ड्रग दूसरे ड्रग से कंटामिनेट ना हो, या फिर सफाई उधर प्रॉपर रहनी चाहिए जिससे कि कंटामिनेशन जो है उसके चांसेस कम से कम रहे। इस तरीके से हमें ड्रग को अच्छे से स्टोर करना है, ठीक है। देन स्टोरेज का जो एनवायरनमेंट है वो भी सही होना चाहिए, जितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए उतना ही रहे। लाइटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, ह्यूमिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए, साफ सफाई वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ ड्रग ऑन शेल्फ्स। तो ड्रग को शेल्फ्स के अंदर अच्छे से तरीके से जहाँ पे उनकी जगह है वहीं पर ही रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का कंटामिनेशन या किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। तो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स की डिस्पेंसिंग किस तरीके से करी जाती है वो हम लोग को इस टॉपिक के अंदर देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक लीगली प्रोटेक्टेड टाइप के प्रोडक्ट या मेडिसिन जो है वो होती हैं, जिसका मतलब क्या है एक प्रॉपर ब्रांड नेम है एंड इसे कोई दूसरा इंसान जो है वो बिना परमिशन के नहीं बना सकता। तो ये हमारे पास में सिंपली प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। सिंपली जो लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड वगैरह होती है जिसे मतलब कोई दूसरा इंसान जो है वो बिना परमिशन के नहीं बना सकता, वो हमारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड डिस्पेंसिंग हम लोग को पता है सिंपली किसी भी दवाई को प्रिपेयर करना एंड देन सप्लाई करना किसी दूसरे इंसान को, मेनली पेशेंट्स को, ठीक है। उनको दवाई पकड़ा दी वही चीज़ जो है वो डिस्पेंसिंग कहलाती है। एंड मेनली इसके अंदर क्या है कि अगर दवाई के बारे में हम लोग को बताना है कि उसको किस तरीके से लेना है, किस टाइम पे लेना है, खाली पेट लेना है या फिर खाना खाने के बाद लेना है, वो सारी जो काउंसलिंग होती है, वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी डिस्पेंसिंग के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। अब जो स्टेप्स हमारे पास में इन्वॉल्व होते हैं प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स की डिस्पेंसिंग के अंदर वो क्या होंगे। सबसे पहला प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हमारे पास में प्रिस्क्रिप्शन आया, ठीक है। अब उस प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे एंड उस हिसाब से जो है हम लोग क्या करेंगे कि दवाई जो है वो पेशेंट को देंगे, ठीक है।
अब हमने सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लिया, ठीक है, उसे अच्छे से समझने के बाद में हम ये देखेंगे कि दवाई जो है उसका डोज कितना दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी, उसका ड्यूरेशन कितना दिया, उसकी कोई ड्रग इंटरैक्शंस तो नहीं है, वो हम लोग को ध्यान में रखनी है, किसी तरह की एलर्जी तो पेशेंट को नहीं है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिजिशियन से हम लोग को कंसल्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा आएगा प्रिपेयरिंग द मेडिसिन। तो प्रिस्क्रिप्शन को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, उसके बाद में हम लोग दवाई को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करना मतलब बनाना तो पहले होता था, अभी तो हमारे पास दवाइयाँ बनी बनाई आती है, तो हम लोग को ये करना है कि हम क्या करें कि दवाई जहाँ भी हमारे पास में रखी है उसको लेकर के आएँ, ठीक है। नाम जो है वो ध्यान से देखें, पैकेजिंग उसकी जो है वो ध्यान से देखें, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग दवाई को सेलेक्ट करें। तो जब हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मेनली ये कहें कि जब हम मेडिसिन को सेलेक्ट करें, हमारे पास जो भी दवाइयाँ उनमें से हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई को, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास में अलग अलग दवाई सेम नाम से या फिर सेम पैकेजिंग से है, तो हम उसको कंफ्यूज ना करें एंड सही दवाई ही ला करके पेशेंट को दें, ठीक है। मेडिसिन जो है वो जितना हो सके ना ओरिजिनल पैकेजिंग के अंदर ही हम दें पेशेंट को, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है काउंटर चेकिंग। काउंटर चेकिंग का सिंपली ये मतलब है जैसे जिसने दवाई ला करके काउंटर पे रख दी है, ठीक है, उससे कोई दूसरा इंसान जो है वो देखे कि जो फिलिंग है, लेबलिंग है, सारी चीज़ें जो दवाई की सही से हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है। जब सारी चीज़ें सही होंगी तो उसके बाद में क्या है कि डिस्पेंसिंग जो है वो दवाई की करी जाएगी। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग। तो जितनी भी दवाइयाँ जैसे पेशेंट को दी जाती हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि स्टॉक वगैरह जो है वो भी मेंटेन हम लोग कर सके, एंड अगर कल को कोई भी दिक्कत आती तो हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा कि हमने ये दवाई जो है इस इंसान को दी थी। देन आता है इशूइंग मेडिसिन टू द पेशेंट। तो अब जब हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें अच्छे से देख ली, रिकॉर्ड वगैरह के अंदर सारी चीज़ें मैंशन कर ली, उसके बाद में हम लोग दवाई जो है वो पेशेंट को देंगे। अब दवाई जो पेशेंट को दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। जब हम पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो हम लोग को 5R का ध्यान रखना होता है। 5R क्या है? पहला है राइट पेशेंट, सही पेशेंट को हम वो दवाई दे रहे हैं। राइट मेडिसिन, हम सही दवाई पेशेंट को दे रहे हैं। देन राइट डोज, जिस डोज में चाहिए उसी डोज में दे रहे हैं। देन राइट रूट, हमें पता होना चाहिए कि उस दवाई को किस रूट से लेना है, तो इस हिसाब से हम लोग पेशेंट को बता सके। देन राइट टाइम, मतलब बिल्कुल सही टाइम जो है दवाई का कौन सा रहेगा वो हम लोग को बताना है, उस हिसाब से पेशेंट जो है वो दवाई को ले सके, ठीक है। अब जब हम दवाई दे रहे हैं तो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको किसी तरह की एलर्जी या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो आपको पहले से पता हो ऐसा कुछ है तो वो आप बता दीजिए। एंड उसके बाद में हमें पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने एंड एडवाइस देनी है कि किस तरीके से उन्हें दवाई जो है वो लेनी है, ठीक है। देन आता है मेडिकेशन काउंसलिंग। तो मेडिकेशन काउंसलिंग इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट को प्रॉपरली वही चीज़ समझाई जाए कि दवाई किस तरीके से लेनी है एंड क्या, यही सारी चीज़ें जो है वो मेडिकेशन काउंसलिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के हमारे सिंपली यही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन जो है उसे अच्छे से प्रोसेस करना है, उसके बाद में मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, देन एक बार दोबारा चेक करना है, देन उसके बाद में उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, उसके बाद में मेडिसिन पेशेंट को दे देनी है, उसके बाद में मेडिकेशन काउंसलिंग मतलब दवाई के बारे में अच्छे से पेशेंट को बताना है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया इसके अंदर वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है हम लोग को मेंटेन करके रखने होते हैं जब हम दवाइयाँ जो हैं वो पेशेंट को देते हैं, या फिर रिटेल के अंदर तो हम पेशेंट को दवाइयाँ दे रहे हैं, अगर होलसेल ड्रग स्टोर भी हमारे पास तो उसके अंदर भी किस तरह के रिकॉर्ड्स जो है हम लोग को मेंटेन करने होते हैं। तो मेनली 3 तरह के रिकॉर्ड्स जो है हम लोग को मेंटेन करने होते हैं। एक तो आते हैं लीगल रिकॉर्ड्स, एक आते हैं पेशेंट रिकॉर्ड, एक आते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हम हर तरह के लीगल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स जो है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर मेंटेन करके रखें, ठीक है। अब लीगल रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपली फार्मेसी ओनर जो है उनका ये काम होता है कि वो सारे के सारे A to Z रिकॉर्ड्स जितने भी मेंटेन करने हैं उन्हें अप टू डेट रखें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर कभी भी कोई भी चेक करने आता है कि मतलब कौन सी दवाई आपने किसको दी, या फिर मान लो कोई दवाई ख़राब है तो वो अगर आपने किसको दे दी, मतलब रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे पास मेंटेन हमेशा रहने चाहिए कि कौन सी दवाई हमने कहाँ से खरीदी है और कहाँ पे हम लोगों ने बेची है। तो इस तरीके से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को सारी की सारी दवाइयों के सेल के परचेज़ के रिकॉर्ड जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखने होते हैं। एंड मेनली ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिसका मिसयूज़ या अब्यूज़ का चांसेस होते हैं, ठीक है, या फिर जो पॉइजनस या हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं वो तो हमने किसको दिया है ना, उनका रिकॉर्ड तो मेनली मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई भी रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रह गया या फिर इम्प्रॉपरली बनाया गया है तो उससे क्या है, लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज़ के चांसेस हमारे पास में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लीगल रिकॉर्ड। दूसरे हमारे पास आते हैं पेशेंट रिकॉर्ड। तो पेशेंट रिकॉर्ड मतलब पेशेंट की डिटेल्स जो है वो उसके अंदर रहने वाली है। पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली की जो है कंप्लीट जो रिकॉर्ड्स है वो भी इसके अंदर रहेंगे।
जिससे कि जैसे मतलब किसी पेशेंट को हम लोग कोई दवाई दे रहे हैं एंड उसको अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो हम एक बार के लिए सारी उसकी फैमिली वगैरह की हिस्ट्री जो है उसे चेक कर सकते हैं कि इस वजह से जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से सिंपली पेशेंट रिकॉर्ड्स के अंदर पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि उसने कब कौन सी दवाई ली एंड उसकी फैमिली ने भी कब कौन सी दवाई ली, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आती है। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की जो ड्रग इंटरैक्शंस है उन्हें हम लोग बचा सकते हैं, या फिर जो इडियोसिंक्रेजी होती हैं, ठीक है, मतलब जो एलर्जी अलग अलग तरह की हो जाती हैं या कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर जो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ों को जो है हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का सिंपली यही मतलब है कि पैसों से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब अपने पास रखना जो है वही फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने अकाउंटिंग डेटा मतलब फाइनेंशियल कंप्लीट डेटा जो है उसे प्रॉपरली कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज करा हुआ है तो उससे हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प मिलती है, जैसे कि हम पास्ट ऑपरेशंस मतलब पहले हम लोगों ने कहाँ खर्चा करा, कहाँ कहाँ हमारा खर्चा हुआ है, उसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी जो भी काम हो रहे हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड आगे के लिए हम प्लानिंग जो है वो भी आराम से कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन कर रखे हैं तो। ठीक है, देन आगे हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों से रिलेटेड जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैटर है या फिर फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ों में भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद में रेवेन्यूज़ जो है उन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट जो भी हमने करी है उसमें हमें कितना रिटर्न मिला, वो सारी चीज़ों को जो है हम लोग ईजिली यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन लोन वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोग को मिल जाएगी अगर हम लोगों ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें 3 तरह के रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने होते हैं, तो लीगल रिकॉर्ड्स, एक पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी फार्मेसी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है एंड साथ साथ फर्स्ट यूनिट जो है फार्मेसी प्रैक्टिस की वो भी कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।